आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में जिसका नाम है न्यू अपडेट। आज मैं ग्राम चौकीदार से जुड़ी हुई बहुत अच्छी जानकारी वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अनु भैया एक महासम्मेलन करने वाले हैं और भैया का यह सम्मेलन करने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि ग्राम चौकीदारों को जिस तरह वर्दी का सम्मान मिला है, थाने में सम्मान मिला है, अब मानदेय भी वृद्धि हो जाए। इसी को लेकर अनु भैया एक बड़ा महासम्मेलन करने जा रहे हैं। क्योंकि मैंने देखा है, बात की है, कई बार मैंने देखा है कि अनु भैया ग्राम चौकीदारों को जरा सा भी तकलीफ में नहीं देखना चाहते हैं। अगर किसी भी ग्राम चौकीदार पर कोई मुसीबत आई है तो सबसे पहले वहाँ पे अनु भैया खड़े होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अनु भैया बहुत सपोर्ट करते हैं ग्राम चौकीदारों का। कभी कभी अधिकारियों से लड़ जाते हैं और थाने पर भी लड़ जाते हैं। वर्दी को लेकर कई बार थाने पर बहस हो चुकी है अनु भैया की कि क्यों नहीं पहनने देते वर्दी, क्या कारण है कि ग्राम चौकीदारों को आप वर्दी पहनने से रोकते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि ग्राम चौकीदार जब वर्दी पहनकर थाने पर गए हैं तो उन्हें अधिकारी, वहाँ के जो थाने के लोग हैं, उन्होंने कहा कि आप वर्दी पहन के आएंगे तो हम आपको काम नहीं करने देंगे, आपको थाने नहीं आने देंगे। बहुत कुछ विरोध हुआ, लेकिन अनु भैया के सपोर्ट से आज बहुत से ग्राम चौकीदार हैं जो वर्दी पहन रहे हैं, साथ ही अपना अधिकार भी मांगना सीख गए हैं। आपको पता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप बेगारी कर रहे हैं, ऐसे बहुत से कर्मचारी हैं जिनसे बेगारी कराया जा रहा है। लेकिन आपको पता है कि इस पर भी अनु भैया विरोध कर चुके हैं, कई बार थाने पर लड़ चुके हैं कि ग्राम चौकीदार जिस कार्य के लिए नियुक्त किए गए हैं वो कार्य करेंगे, ना कि बेगारी करेंगे। देखिए, ये बहुत गलत है, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। जब कोई पर्सन अगर सिक्योरिटी गार्ड के लिए नियुक्त किया गया है तो वो सफाई कर्मचारी का कार्य क्यों करेगा? अगर आपके वहाँ पे सफाई कर्मचारी की ज़रूरत है, वहाँ पे सफाई कर्मचारी का काम बाकी है, तो वहाँ पे नियुक्त कीजिए ना। आप एक सिक्योरिटी से सफाई का काम कैसे करा सकते हैं? एक ग्राम चौकीदार से बागवानी का काम कैसे करा सकते हैं? यही कारण है विरोध का। सबसे पहली बात तो भाई, जिसको जब नियुक्त किया जाता है तो उसके दिमाग में एक चीज़ सेट होती है कि हमें ये कार्य करना है, हम उस कार्य के लिए राजी हैं कि नहीं, हम वो कार्य कर सकते हैं कि नहीं। जब एक इंसान खुद को तैयार करता है तब वो कार्य करता है। अब जब ग्राम चौकीदार इसलिए नियुक्त किए जाते हैं कि वो गांव की हर छोटी सी बड़ी सी हर गतिविधि की जानकारी थाने पे जाकर देंगे, है ना। अब जैसे ग्राम चौकीदारों को रेलवे के लिए नियुक्त किया जाना है, अब वहाँ पे रेलवे की ये देखना है कि कोई भी वहाँ पे रेल की पटरी के साथ छेड़खानी ना करे। अब कोई कहे कि वो रेल की पटरी बनवाने का भी काम करे तो ये तो अजीब ही गरीब बात हो गई है ना। अब उनको तो इसका नॉलेज नहीं है ना। अब जैसे कुछ कर्मचारी जैसे कि सिक्योरिटी गार्ड पर नियुक्त हैं, है ना, आप उनसे बोलो कि आप साफ़ सफाई करो, तो भाई अब जब वो कोई भी इंसान घर से निकलता है ये सोचकर कि मेरी ड्यूटी वहाँ पे ये है और वहाँ पे उससे कराया कुछ और जा रहा है, तो ये तो गलत है। अगर किसी नर्स से कह दिया जाए कि तुम ऑपरेशन करो और वो ऑपरेशन किसी नेता का करो, तब कैसा लगेगा? तब तो पता चलेगा कि भाई क्यों किसी और का काम किसी और से करवाया जा रहा है। भाई जब नर्स को ऑपरेशन की जानकारी नहीं है और वो भी एक नेता का ऑपरेशन करे, तब तो पता चले कि भाई ये पता है कि गलत करेगी। भाई सीधी सी बात है, जो इंसान जिस चीज़ के लिए नियुक्त किया जाता है वो वही कार्य कर सकता है। अनदर काम कराएंगे तो वो गलत ही करेगा और उसे कठिन भी लगेगा। जब आप सफाई के लिए कोई कर्मचारी रखेंगे तो वो सफाई करेगा। हाँ, उससे आप कहोगे कि सब्जी उगाओ, तो वो चीज़ उसके लिए कठिन होगी, क्योंकि वो अपने घर से जब भी कोई नौकरी के लिए निकलता है तो दिमाग में एक चीज़ सेट करके निकलता है कि हमारा ये कार्य है और हम उसी कार्य के लिए बने और हम जाके वही कार्य करेंगे। हमें जब कुछ और कार्य करना होगा तब हम उस कार्य के लिए नियुक्त किए जाएंगे। तो जो भी जिस कार्य के लिए नियुक्त किया जाता है वो वही कार्य करता है। इस पर अधिकारी उन्हें परेशान करते हैं, प्रताड़ित करते हैं। मेरे पास एक ऐसा ही वीडियो आया है और ऐसा आपको लगता है कि ग्राम चौकीदारों के साथ शोषण हो रहा है? नहीं, ऐसा हर विभाग में हो रहा है।
चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे नगर पालिका विभाग हो, जितनी भी छोटे मध्यम वर्ग के कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी हैं, उन सब के साथ शोषण हो रहा है। एक महिला अपनी समस्या लेकर कलेक्ट्रेट पहुंची यही शोषण के कारण, पर वहां पे भी संतोषजनक बात उन्हें नहीं मिली। लेकिन आपके अनु भैया हैं, जब भी कोई भी अधिकारी कुछ भी नहीं सुना जाता है, अनु भैया आप लोग की मदद के लिए हमेशा सामने आते हैं, बात करते हैं। देखिए, सामने वाला आपकी मदद कर रहा है, क्यों कर रहा है? सब ये सोचते हैं सामने वाले का फ़ायदा है। आप ये क्यों नहीं सोचते हैं कि इससे आपका कितना फ़ायदा है? आज आप सम्मान पा रहे हैं, अधिकार पा रहे हैं, कोई सपोर्ट कर रहा है, कोई पीछे खड़ा तो है। ये डर तो नहीं है कि हमें कोई भी कहीं भी मार के निकाल देगा। आज सबसे ज़्यादा संविदा कर्मचारियों को एक ही डर है कि हमें कभी भी निकाल दिया जाएगा। जी हाँ, और यह डर हर विभाग के मध्यम वर्ग कर्मचारियों को है। जो नीचे काम करते हैं उनको हमेशा ये डर रहता है कि अगर हम अपने अधिकारियों के हिसाब से काम नहीं किए तो हमें निकाल दिया जाएगा। आज की वीडियो में मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाऊंगी जिसमें एक महिला गुहार लगा रही है, जिसकी सुनने वाला कोई नहीं है, उनके पीछे कोई अनु भैया नहीं है। देखिए, आज का मेरे वीडियो बनाने का सिर्फ एक मकसद है। अनु भैया एक महासम्मेलन करने जा रहे हैं। उस महासम्मेलन में आप सभी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए, इसलिए क्योंकि ये आपके लिए है। इस पर अनु भैया का फ़ायदा नहीं है, किसी मीडिया कर्मचारी का फ़ायदा नहीं है। वहाँ पर अनु भैया काफ़ी बड़े दिग्गज नेता, विपक्ष के नेता सभी को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आप लोग अगर भीड़ दिखाएंगे, ज़्यादा संख्या में वहाँ पे उपस्थित होंगे, तो आप लोग की ही बात सुनी जाएगी। क्योंकि जो नेता होते हैं वो भीड़ देखते हैं, उन्हें बोर्ड दिखता है। जब ज़्यादा संख्या में आप लोग एकत्रित होंगे, विपक्ष के नेता आने वाले हैं, आपको अगर ज़्यादा संख्या में देके अपना वोट बैंक दिखा उन्हें, तो आप लोग पर ध्यान देंगे और आप लोग की मांगे पूरी करेंगे, है ना। तो हम चाहते हैं कि आप लोग थोड़ा सा अपना टाइम निकाल कर उस महासम्मेलन में एकत्रित हों, अनु भैया से संपर्क करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पर जाएं। इतने बार आपने ज्ञापन दिया, धरना किया, लेकिन इस बार का महासम्मेलन बड़ा होना चाहिए, सब हर बार से थोड़ा अलग होना चाहिए। क्योंकि इस बार ना तो कोई धरना होने वाला है, ना कोई आंदोलन होने वाला है, इस बार सम्मेलन होने वाला है। सम्मेलन का मतलब होता है कि अपनी बात रखना और अपनी बात मनवाना, है ना। तो आप लोग अब इस बार अपनी बात, अपने नेता सुनते तो ठीक है, विपक्ष के नेता को सुनाएंगे। हमें तो अपने मांग पूरी करवानी है, कोई भी करे, है ना। तो आप लोग को उस महासम्मेलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है और आप अपने ओपिनियन देंगे महासम्मेलन को लेकर। आपके दिमाग में क्या राय है, क्या सोचते हैं आप उस महासम्मेलन को लेकर, अनु भैया को लेकर क्या राय है आपकी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए, इससे ये पता चलेगा कि ये महासम्मेलन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आप लोग को अपने मानदेय को लेकर इस महासम्मेलन से कोई उम्मीद है कि नहीं है, है ना। मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाती हूँ कि कैसे वो महिला अपनी मांग को लेकर कलेक्ट्रेट गई और कलेक्टर साहब के सामने अपनी बात रखी, लेकिन संतोषजनक बात ना मिलने के कारण वो महिला मीडिया से अपनी मदद मांग रही है। चलिए देखते हैं वो वीडियो। और 12 आंगले सर के पास जाते हैं, हम सिविल सर्जन के पास में, तो वो नारी शक्ति है तो बोलते हैं, लेकिन बदतमीजी से बात करते हैं, कोई जगह नहीं है, जाओ आप, आ जाएगी पेमेंट आपकी। बदतमीजी से बात करके हमको भगा दिया जाता है और बोलते हैं कि तुम्हारी कामधेन में नाम है, वहाँ से तुमको पेमेंट मिलेगी। आप गार्ड में करना चाहते हो, लेकिन आपको सफाई से पेमेंट दी जा रही है और मेरे जाने के बाद में आपको सफाई करवाना पड़ेगा। तो मैडम, मैं 15 साल से सिक्योरिटी गार्ड में ड्यूटी कर रही हूँ, तो मैं सफाई क्यों करूँगी, सफाई करने क्यों बनूँगी मैं। तो मैं सिर्फ सिविल सर्जन के पास ये मांग रखने गई थी कि सर मुझे सिक्योरिटी गार्ड के पद पे रखिए और सिक्योरिटी के रजिस्टर पे मेरी साइन लीजिए। तो वो लोग मुझे गुमराह कर रहे हैं, मेरी कहीं साइन नहीं हो रही है, मेरा सब जगह से रिकॉर्ड मिटाना चाहते हैं और मुझे नौकरी से बार बार हटाने की धमकी दी जा रही है। और मैं सच बोलती हूँ, इसलिए मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है और सबकी पेमेंट आ चुकी है, बस मेरी पेमेंट रोक ली है। क्यों कि मैं गरीबों के हक के लिए लड़ रही हूँ और मैं आउटसोर्स की अध्यक्ष हूँ, इसलिए मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है और मुझे एक जगह स्थायी ड्यूटी नहीं करने दिया जा रहा है। अभी मुझे ऑफिस में थे तो पीआईशू में कर दिया। तो अब बताइए मैं कैसे करूं। अभी हमारा दिवाली इतना बड़ा त्यौहार आ गया है
और हम लोगों को पेमेंट नहीं दी जा रही है, तो हम हमारा परिवार में दिवाली कैसे मनाएं। और 7,000 पेमेंट मिलती है, उसके बावजूद भी रिश्वत मांगते हैं यहाँ के बाबू लोग। और मैनेजर है अमूलकर सर और अकाउंटेंट है सातनकर सर। इन लोगों की बहुत मनमानी चल रही है और आउटसोर्स कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है। जो भी और बोलते हैं कि जो कलेक्टर के पास जाएगा उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, तो सारे लोग नहीं आते हैं डर के मारे। और मैं आवाज़ उठाती हूँ तो मुझे प्रताड़ित किया जाता है। गणेश राम में सिक्योरिटी गार्ड से 10 साल से कार्यरत था और मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। मेरे बाल बच्चे के पैसे इधर उधर घूमते हैं, इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। आप मैं वैसे सिक्योरिटी गार्ड पद पे नियुक्त था। 9-10 साल से मैं नौकरी कर रहा हूँ और मुझे अभी निकाल दिया गया है और पेमेंट भी नहीं दी गई है अभी तक अगस्त माह। हम आईसीयू पद पे संगीता घूमरकर हूँ। हम लोगों को मैं ऑपरेशन के लिए भोपाल गई थी, तब 50 उन्होंने कहा था कि तुम्हें वापस लिया जाएगा, लेकिन मुझे वापस नहीं लिया गया। ये समस्या आ गई कि हमारे साथ जो सदस्य थे जो साथ में काम कर रहे थे उन्हें भी निकाल दिया गया और मुझे कहा गया कि 15 दिन के बाद रखेंगे, लेकिन ये 3 महीने होते आए, 15 दिन के बाद हमें नहीं रखा गया है। और बोलते हैं कि जब उधर से बजट आएंगे तब तुम्हें रखा जाएगा। अभी बजट कब आएगा हमें नहीं पता, लेकिन हमें ऐसे ऐसे गुमराह कर रहे हैं और ना पूरी पेमेंट भी नहीं दी गई है। और बारंगी सर के पास भी जाते हैं तो हमें ऐसे धुतकारते हैं कि जैसे उनके घर से कोई अनमोल चीज़ हमने उसकी वाली मांग ली, ऐसे हमें धुतकार कर भगा दिया जाता है। वो कोई जवाब भी नहीं देते हैं कि हम तुम्हें रख लेंगे, पक्का जवाब हमें बिल्कुल नहीं मिल रहा है। संतोषजनक कोई बात मिल भी नहीं रही है और बोल रहे हैं कि 15 दिन के बाद। अभी 15 दिन कब आएंगे नहीं मालूम, 3 महीने होते आए, उनके 15 दिन कब होते ये नहीं पता। नारी शक्ति की बात करते हैं मैडम, लेकिन नारी शक्ति का कहीं सम्मान नहीं होता है, अपमान ही होते आ रहा है। एक कामधेनु कंपनी का सुपरवाइजर है अंकित पांडे, वो बोलता है कि आप हमारे इसमें सफाई नहीं करते, सिक्योरिटी गार्ड के पद पे हो, तो वो भी धमकी देता है कि हम आपको कैसे पेमेंट करेंगे। सिविल सर्जन बोलेगा तो पेमेंट करेंगे, सिविल सर्जन बोलता है ठेकेदार पेमेंट करेगा, सुपरवाइजर करेगा। और सिविल सर्जन के आर्डर से हमको धमकाया जाता है, सुपरवाइजर धमकाते हैं। अंकित पांडे हमको धमकी देता है कि तुम अगर कलेक्टर के पास गए, मुझे न्याय चाहिए और मुझे सबको पेमेंट किया जाए, मेरे वजह से सभी का भला हो, सबके घर में चूल्हा जले। दिवाली इतना बड़ा त्यौहार आ जाए, वो लोग कैसे दिवाली मनाएंगे मैडम? 3-3 महीने की पेमेंट नहीं डली है और बोलते हैं कि जिसके पास जाना है उसके पास चले जाओ, कुछ नहीं होने वाला, पेमेंट तो हम करेंगे, कलेक्टर थोड़ा ना करेगा। आप ऐसे धमकी देते हैं मैडम हमको, है ना। और वहाँ पे 3-4 लोग सब एक दूसरे से मिले हैं मैडम, कोई नहीं। अब मैं यहाँ से जाऊँगी फिर मेरा शोषण होगा, फिर मुझे धमकी दी जाएगी। हम अभी कलेक्टर के पास जन सुनवाई में आए हैं, लेकिन कलेक्टर साहब ने भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया। उनका कहना है कि आप काम करो, पेमेंट आ जाएगी। तो कब आ जाएगी? हम लोगों का इतना बड़ा त्यौहार दिवाली का आया है और सरकार ने आदेश दिया है कि सभी का पेमेंट 28 तारीख को आ जाना चाहिए। तो मैडम हमारी फरवरी की पेमेंट नहीं आई, सितंबर की नहीं आई, अक्टूबर की नहीं आई, हम त्यौहार कैसे मनाएं? क्या हमारे घर में बाल बच्चों को हम भूखा रखें? यहाँ सब मजबूर लोग काम करते हैं, तो इसका न्याय कौन करेगा? कलेक्टर साहब के पास आते हैं तो कलेक्टर साहब भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं देते हैं। हम इधर से जाने के बाद ड्यूटी पे जाते हैं तो हमको प्रताड़ित किया जाता है, ऑफिस में बुला बुला के धमकाया जाता है कि तुमको नौकरी नहीं करना है क्या, निकाल दिया जाओगे तुम, 1 तारीख से आना मत, बंद कर देंगे। ऐसे ऐसे धमकाते हैं मैडम, किसी से फ़ोन लगवा के धमकाते हैं कि जिससे तुमको पेमेंट निकालना है उनको तुम कुछ करो। कैसे कुछ करें? हम क्या कर सकते हैं बताइए? हम 7,000 पेमेंट में किसको रिश्वत दे और किसको रिश्वत ना दे? हम 7,000 में हमारा घर कैसे चलाते हैं? हम आउटसोर्स कर्मचारियों से पूछो ना, तो हमको दिवाली दशहरा कई कुछ 1 दिन की भी छुट्टी नहीं मिलती है मैडम, बताइए। जबकि हमारे आउटसोर्स में भी हमको 4 छुट्टी का प्रावधान दिया गया है कि 4 छुट्टी हमको अवेलेबल है, लेकिन हम 1 दिन की छुट्टी जाते हैं तो हमारी 2 दिन की पेमेंट काटते हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें आप लोग भी सह रहे हैं, तो आप लोग चाहते हैं अगर ये समस्या से दूर होना तो अन्नू भैया से मिलकर इस महासम्मेलन में हिस्सा लीजिए और इस समस्या से छुटकारा पाइए।
चलिए, जो भी जानकारी होगी मैं वीडियो के माध्यम से बताती रहूँगी। महासम्मेलन को लेकर क्या तैयारी रहती है मैं बताती रहूँगी आपको, तो चैनल से जुड़े रहा कीजिए। आप अपने कमेंट ज़रूर कीजिएगा, साथ ही आप मुझे बताइएगा महासम्मेलन को लेकर आपकी क्या राय है। चलिए, मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।